नमस्कार दोस्तों, माई शक्ति माई पावर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं महावीर पारिक। और जैसा कि दोस्तों माई शक्ति माई पावर चैनल के माध्यम से पिछले महीने वीडियो में आपको नगर पालिका के चुनाव के बारे में कुछ संक्षिप्त में प्रमुख जानकारी दी थी। उसी क्रम में मैंने जैसे आपको उस दिन बताया था कि मैं जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उनके बारे में भी आपको कुछ जानकारी दूंगा। और ऐसे कुछ मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने मेरे को कहा था, तो वो उससे संबंधित आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो स्थानीय निकाय है जिसमें नगरीय निकाय भी आते हैं और ग्रामीण निकाय जिसमें पंचायती राज आता है और नगरीय निकाय दोनों एक ही होते हैं लगभग, लेकिन इनका तो चुनाव प्रक्रिया अलग अलग होती है। उसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है कि ये लेट क्यों हो रही है, इसके बारे में जानकारी देनी है। क्योंकि कुछ ने पूछा था कि शायद ग्राम पंचायत के चुनाव है और जो नगरीय निकाय है जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम आती है, और ग्राम पंचायत में जैसे ग्राम पंचायत आती है, पंचायत समिति आती है और जिला परिषद आती है, यानी ये त्रिस्तरीय होते हैं। उसी क्रम में उसकी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आते हैं कि ये चुनाव लेट क्यों हो रहे हैं। इसके देखो कई रीजन है। पहला रीजन तो ये आ रहा है कि शुरुआत में जो परिसीमन आयोग होता है, जो राज्य सरकार द्वारा राज्यपाल द्वारा पंचायत समितियों की और नगरीय निकायों की, वार्डों की और नगर पालिका क्षेत्र की, ग्राम पंचायत क्षेत्र की और पंचायत समिति क्षेत्र की, इसमें जो भी आते हैं उनकी सीमा निर्धारित की जाती है। ये जैसे कि मैंने बताया ये राज्य सूची का विषय है। इसमें राज्य सरकार इसके बारे में कुछ कर रही थी और जिसकी वजह से कुछ लेट हो गई। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो संविधान है, जो केंद्र सरकार है, उसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया था, जो 1992 में संविधान संशोधन 73 और 74 में। तो उसके बाद में चुनाव 5 वर्षों के बाद चुनाव करवाने कंपलसरी होते हैं। पहले चुनाव ऐसे लगातार नहीं होते थे, कभी 2 साल से हो जाते थे, कभी 3 साल से। लेकिन संवैधानिक होने का मतलब होता है चुनाव करवाना कंपलसरी होते हैं, उसके जो रूल मानने कंपलसरी होते हैं। इसलिए हमारे जो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि भाई आपको 31 जुलाई से पहले आपको चुनाव कराने कंपलसरी है। और हाईकोर्ट के आदेश को राज्य सरकार को मानना कंपलसरी होता है। लेकिन अब चुनाव लेट, उसके बावजूद चुनाव लेट क्यों हो रहे हैं, इसके 3 रीजन। एक तो जो चुनाव के लिए जो प्रशासन है, जो जिला कलेक्टर है, निर्वाचन आयोग है, और इसके अलावा जो भी कर्मचारी चुनाव में लगेंगे, उनका ये कहना है कि जुलाई के महीने में राजस्थान में बारिश का मौसम होता है। इस प्रकार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, वहाँ पे कभी कभी बाढ़ की स्थिति बन जाती है और कुछ भी हो जाती है, तो इसलिए चुनाव कराने में दिक्कत होगी। एक तो ये बता रही। दूसरी बात आती है ओबीसी वर्ग होता है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसका जो आयोग बना हुआ होता है, उनको एक रिपोर्ट देनी होती थी भी आपको कितना आरक्षण चाहिए, उसके बारे में फिर उस पर राज्य सरकार विचार करे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है। और रिपोर्ट नहीं देने का कारण ये है क्योंकि ये जो ओबीसी वर्ग है, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, ये आरक्षण को यदि बता देंगे कि हम इतना लेना चाहते हैं, तो क्योंकि संविधान में बताया गया है कि 50% से आरक्षण ज़्यादा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि उसमें क्या होता है, 50% का ये नहीं, SC/ST को आरक्षण देने के बाद में भी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं मिल सकता। तो इसका है, और SC/ST को जहाँ पे जितनी जनसंख्या होती है उसके अनुपात में आरक्षण दिया जाता है। तो ओबीसी वर्ग को पता है कि हम यदि मान लो आरक्षण मांग भी लेंगे ना, तो हमारे तो जो ओबीसी में जितना आरक्षण मिलेगा उससे ज़्यादा तो हमारे पहले से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो उनको इतनी रुचि नहीं है और वो सोचते हैं कि हम अपनी कुछ रिपोर्ट देते ही नहीं है, देखते हैं क्या होता है इसमें ये। और इसी प्रकार जैसे आपको पता है कि हमारे जो लोकसभा होती है और जो विधानसभा होती है, उसमें ओबीसी को आरक्षण नहीं है। और नहीं होने का कारण है, जब संविधान बना था उस समय केवल SC/ST को आरक्षण दिया गया था। और हमारे जो संसद में राज्यसभा होती है उसमें किसी वर्ग को आरक्षण नहीं है, न तो SC को है, न ST को है, न ओबीसी को है। राज्यसभा होती है वो स्थायी होती है, स्थायी सदन होता है और उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। और उसके जो सदस्य होते हैं वो आपको मैंने पहले ही बताया था,
अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, जिसके बारे में मैंने बताया था। तो एक तो इसका विलंब का कारण ये है, और दूसरा ये मैंने आपको बता दिया कि भाई उस जो जुलाई में मतलब हाईकोर्ट ने कहा चुनाव, उस समय चुनाव नहीं हो सकते। मतलब मेरा कहने का मतलब है लगभग 2026 दिसंबर तक इसके चुनाव हो जाने चाहिए, फिर कोई पता नहीं है कभी हो जाए। मतलब राज्य सरकार अधिसूचना जारी करेगी ना, तब निर्वाचन आयोग है ना अपना कार्य पर मतलब करेगा। इसके बारे में मतलब मेन मतलब डिले होने का कारण ये है कि मतलब एक तो ओबीसी का जो आयोग है उसने ये नहीं बताया कि हमें कितना % आरक्षण चाहिए। दूसरी बात ये है जो प्रशासन है वो कह रहा है जुलाई का महीना है ना चुनाव के लिए उचित नहीं है। और अब इसका समाधान ये होगा, जो हमारे राजस्थान के मतलब सरकारी वकील है जिन्हें महाधिवक्ता कहते हैं, जो वर्तमान में राजेंद्र प्रसाद जी गुप्ता है, वो कोई मतलब हाईकोर्ट में अपना मतलब बता देंगे, कारण बता देंगे, उसके बाद में मतलब सरकार का मतलब जो जवाब है वो दे देंगे। उसी प्रकार मतलब जो सुप्रीम कोर्ट में है जो महान्यायवादी है जो आर वेंकटरमन जी है, वेंकटरमन जी वो कोई जवाब दे देंगे, लेकिन वो हमारे मैटर का बात नहीं। मैंने आपको बता दिया कि चुनाव डिले क्यों हो रहे इसके बारे में बता दिया, और इसकी संभावना है मतलब 4-6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाएगा। और होना कंपलसरी इसलिए होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसलिए दबाव बना रहे क्योंकि मतलब पंचायतों को और नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता है। इस संवैधानिक मान्यता का मतलब होता है चुनाव टाइम से करवाने कंपलसरी होते हैं। यदि इनको संवैधानिक दर्जा नहीं होता तो चुनाव 7 से हो जाते, 2 से हो जाते, 5 से होते, तो वो दिक्कत नहीं। अब आती है बात हमारे मतलब जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया भाई आप ये चुनाव डिले क्यों हो रहे हैं, मतलब लेट क्यों हो रही है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइम क्यों लग रहा है, ये मैंने आपको बता दिया। और पिछली बार मैंने आपको नगर पालिकाओं के बारे में बताया था, जिसका यदि आप वीडियो देखना चाहो ना तो हमारे माई शक्ति माई पावर चैनल की एक प्ले लिस्ट है, उसमें वो वीडियो मिल जाएगा। उसमें भी आपको बेसिक नॉलेज नगर पालिकाओं के बारे में मिल जाएगा। तो आज हमारा जो मेन टारगेट है ना, जो मेन वीडियो बनाने का पर्पज है ना, वो मतलब मेरा ये है कि हमारे जो स्टूडेंट है जो मतलब ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, जो पंचायती निकाय के, आपको ये बता दूं जो पंचायती निकाय होता है ना वो त्रिस्तरीय होता है, वो आपस में जुड़ा हुआ होता है, ऐसे त्रिभुजाकार होता है, एक के ऊपर एक। सबसे पहले ग्राम पंचायत होती है, उसके ऊपर का स्तर होता है पंचायत समिति, और उसके ऊपर का स्तर होता है जिला परिषद, और इनके एक साथ चुनाव होने होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि जो ये स्थानीय निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय में क्या होता है कि मतलब आप ये मान के चलो लगभग पंचायती राज में लगभग 24,000 लोगों को राजनीति से जुड़ने का मौका मिलता है, और जिसमें 12,000 लोग तो ऐसे होते हैं जो नगरीय निकाय से संबंधित होते हैं, और लगभग उसके बाद में 36,000 लोगों को जुड़ने का मौका मिलता है। 12,000 तो होते हैं नगरीय निकाय के और 24,000 होते हैं पंचायती राज संस्थाओं। तो इसमें क्या होता है कि सभी की रुचि होती है, और इतने मतलब सरकार की वैकेंसी इतनी और क्षेत्रों में कभी नहीं मिल पाती है। लेकिन आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये इतने महत्वपूर्ण भी नहीं होते। इसलिए नहीं होते क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, हमने अभी देखा था कि नगरीय निकाय चुनाव में जो वार्ड के सदस्य होते हैं जिनको पार्षद कहा जाता है, और इसके अलावा जो सरपंच होते हैं, जो पंचायत सरपंच होते हैं, या मतलब पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, या जिला परिषद के सदस्य होते हैं, वो अभी जो हमारे राज्य सरकार ने चतुर्श्रेणी कर्मचारी की भर्ती निकाली थी ना, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी सिलेक्ट हुए जिनको पूछा जाता है कि भाई आप पहले क्या थे, तो वो कहते हैं हम सरपंच थे, कोई कहते हैं हम पार्षद थे, कोई कहते हैं पंचायत समिति के सदस्य थे, कोई कहते हैं जिला परिषद के सदस्य थे। तो इसी क्रम में लेकिन बहुत सारे लोगों को रुचि होती है कि राजनीति में हम जानना चाहते हैं, तो जाने के लिए ये एक बेसिक आधार होता है। मतलब जो नगरीय निकाय होते हैं उसमें पार्षद का चुनाव जीतना, और ये होता है प्रत्यक्ष चुनाव होता है पार्षदों का। और इसी प्रकार जो ग्राम पंचायत होती है उसमें मतलब जो वार्ड मेंबर होते हैं उनका प्रत्यक्ष होता है, और सरपंच होता है उसका प्रत्यक्ष होता है, और जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं उनका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, और जो नगर परिषद के सदस्य होते हैं उनका भी प्रत्यक्ष चुनाव होता है। प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि जिसमें 18 साल से ऊपर उम्र वाले जो लोग होते हैं ना,
मतलब कोई भी मतलब चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, वो मतलब वोट दे सकते हैं। और उनके द्वारा जो चुने जाते हैं, जिनकी वोटर लिस्ट में नाम होता है, जो उस क्षेत्र के वोटर लिस्ट में नाम होता है, उसको प्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो अप्रत्यक्ष का मतलब ये होता है कि जिन सदस्यों को हम चुन के भेजते हैं, मतलब जिनका हम चुनाव करके भेजते हैं, और वो अपने में से किसी, जैसे प्रधान को चुना जाता है, तो मतलब पंचायत समिति के सदस्य होते हैं ना, वो उनको चुनते हैं। इसी प्रकार जिला परिषद के सदस्य होते हैं, वो जिला प्रमुख को चुनते हैं। इस प्रकार नगर पालिका के सदस्य होते हैं, वो अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। और इसी प्रकार जो मतलब नगर परिषद के सदस्य होते हैं, वो मतलब नगर पालिका के मतलब अध्यक्ष का हो जाता है, और उसके बाद में महापौर का होता है, और सभापति का होता है। नगर परिषद में सभापति होता है, और नगर निगम में मतलब महापौर होता है। उनका अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब हमारे चुने गए हुए सदस्यों द्वारा उनको चुना जाता है। ये जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दी थी। अब आपको मैं ये जो चुनाव है ना, इनको एक मतलब पूरे इतिहास को शुरू करते हुए बताऊंगा ना, तो आपको उसको पूरा मतलब आपके मैटर समझ में आ जाएगा। तो इसी क्रम में अब मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। ये तो मैंने आपको शुरुआत की जानकारी दी थी। यदि आप वार्ड मेंबर का, चाहे नगरीय निकाय में हो, चाहे मतलब ग्रामीण निकाय में हो, यदि आप चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आपकी उसको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। उसी बेसिक जानकारी को मैं अब शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले आते मतलब एक सवाल उठता है कि क्या ये पंचायतें हैं, ये हमारा देश का संविधान लागू हुआ था या संविधान बना था उससे पहले भी था क्या? तो इसी क्रम में मैं बताता हूँ। जैसे मुगल शासन था, मुगलों का राज कब आया था? मतलब महाराणा सांगा लगभग कब हुए थे? मतलब 1527 ईस्वी के आसपास। मतलब महाराणा सांगा और बाबर का जब युद्ध हुआ था, जिसमें मतलब बयाना के युद्ध में तो सांगा जीते थे, और खानवा के युद्ध में सांगा हार गए थे। उसमें बाबर ने मतलब मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी, और उसके बाद में लगभग 350 से 400 साल तक मुगल साम्राज्य रहा था। उसमें क्या होता था, मुगल साम्राज्य में भी पंचायतें होती थी। उस समय जो पंचायत होते थे, उसमें मुसलमान तो उसको मतलब जो अब हम जिसको सरपंच कहते हैं ना, मुसलमान उसको मुगदल नाम से कुछ कहते थे। और मतलब हम हिंदू लोग हैं ना, मतलब ग्राम पंचायत का जो मुखिया होता था उसको चौधरी कहते थे, चौधरी मतलब। और जो नगरीय निकाय का मुखिया होता था उसको कोतवाल कहते थे। कहने का मतलब था मुगल साम्राज्य में मतलब जो ग्रामीण एरिया होते था, उनमें कोई ना कोई उनका अधिकारी होता था। वो शहरी निकाय का भी कोई ना कोई अधिकारी होता था। उसके बाद में आती मुगल के बाद मतलब अंग्रेजी साम्राज्य आया, मतलब ब्रिटिश का शासन आया था। पहले कंपनी का था, उसके बाद में ब्रिटिश का शासन हुआ था। उसमें भी मतलब हम 1935 का अधिनियम देखते हैं ना, तो उसमें मतलब नगरीय निकाय की बात की गई है, पंचायती निकाय की बात की गई है। और उसी प्रकार मतलब 1919 का एक्ट है, उसमें भी की गई है। और मतलब अंग्रेज अधिकारी में एक नाम आता है लॉर्ड रिपन का। उन्होंने सबसे पहले मतलब ग्रामीण स्वय शासन के बारे में बात की थी। तो मेरा कहने का मतलब है पुराने समय में भी मतलब पंचायतों में कोई ना कोई ग्राम का मुख्य हुआ करता था। ये मेरा कहने का मतलब है। इसमें हमने मुगल साम्राज्य के बारे में बता दिया, अंग्रेजों के बारे में। उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका, अब जब अंग्रेजों के समय जब हमारा स्वाधीनता संग्राम हो रहा था, उसमें गांधी जी की भूमिका मुख्य मानी जाती है। क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि जब तक ग्रामीणों को मतलब अपना शासन नहीं दिया जाएगा, स्वय शासन नहीं दिया जाएगा, तब तक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। इसमें गांधी जी की मुख्य भूमिका थी। लेकिन आपको ये भी याद होना चाहिए कि गांधी जी जब संविधान सभा बनी थी, उसमें किसी भी प्रकार के मेंबर नहीं थे, और न ही उन्होंने वो चुनाव भी नहीं लड़ा था। इसी प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना भी थे ना, वो भी मतलब संविधान सभा के मतलब चुनावों में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया था, मतलब उन्होंने मतलब आवेदन भी नहीं किया था। ऐसा आप देख सकते हो, हमारा इतिहास पढ़ सकते हो, और आपको ये जानकारी भी होती है। इसके अलावा आपको ये भी पता होता है कि महात्मा गांधी जो होते हैं, हमारे बापू होते हैं, मतलब महात्मा गांधी, जिनका मतलब हमारे देश के संविधान के लिए बहुत संघर्ष हुआ था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुआ, उनका मतलब देहांत हुआ था, वो मतलब 30 जनवरी 1948 को हुआ था। और इसी प्रकार जो जिन्ना थे, उनका भी मतलब 11 सितंबर और 1949 को चले गए थे दोनों। और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जिन्ना तो उसके बाद में मतलब जब हमारा जो कैबिनेट मिशन के बाद में जो लॉर्ड माउंटबेटन मिशन आया था, जिसमें भारत पाकिस्तान अलग हुए थे जून 1947 को, उस समय मतलब
वहाँ के जो संविधान सभा बनी थी ना, उसके अध्यक्ष जिन्ना थे। ये तो हमारा इतिहास है। अब उसके बाद में क्या हुआ, हमारा जब कैबिनेट मिशन में जब संविधान बन रहा था, मतलब जो कैबिनेट मिशन के बाद में मतलब संविधान सभा बनी थी, जिसमें मतलब 1946 के बाद में मतलब हमारी जो संविधान सभा थी, उसमें मतलब उन्होंने जब संविधान बनाया था, केंद्र सरकार का क्या रोल है उसमें, संविधान सभा बनाई थी ना, उसमें नीति निर्देशक तत्व बनाए थे जो संविधान के भाग 4 में आते हैं। नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, मतलब उस समय इतनी मतलब हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में या स्थानीय निकाय में स्थानीय लोगों को कुछ प्रतिनिधित्व दे सके। लेकिन उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ये कह दिया था कि हम आने वाले भविष्य में हमारी नीति ऐसी है कि हम पंचायत स्तर पर और नगरीय निकाय स्तर पर भी स्वशासन की व्यवस्था करेंगे कि वहाँ के लोग ही अपनी सरकार चुनेंगे, अपने मुद्दे बनाएंगे और अपने काम करवाएंगे और अपने संसाधनों का उपयोग करेंगे, जो संविधान के नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 40 में दिया हुआ था। और जब सरकार बन गई तो सरकार ने इस लाइन पे काम किया। लेकिन शुरुआत में क्या हुआ था, जब हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया मतलब जब प्रधानमंत्री बने थे, मतलब 1952 में प्रथम चुनाव हुए थे और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, तो उन्होंने मतलब सामुदायिक विकास योजनाएं चलाई थी। तो सामुदायिक विकास योजनाएं चलाई थी, वो आम आदमी तक नहीं पहुंच रही थी। मतलब पहले के ज़माने में नए तो समाचार पत्र थे, नए टीवी थे, नए मोबाइल थे, लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता था। और जो सरकारी अधिकारी होते थे बहुत कम होते थे, जो बजट होता था उनके पास ही सिमट के रह जाता था। तो सामुदायिक विकास योजना असफल हो गई। उसके बाद में आता है उन्होंने नेक्स्ट ईयर उन्होंने चलाई थी मतलब राष्ट्रीय विकास प्रसार योजना ऐसी चली थी, वो भी असफल हो गई। अब वो असफल होने के बाद में उन्होंने ये सोचा कि हमने जिस आधार पे मतलब देश का संविधान बनाया है उस आधार पे हम नहीं चल पा रहे, तो उन्होंने क्या किया, एक बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया। और उस समिति के कुछ सदस्य होते हैं, कोई भी मतलब कुछ डिसीजन लेने होते हैं ना, उससे पहले एक समिति गठित की जाती है जिसमें मतलब काफ़ी मतलब बुद्धिजीवी होते हैं जो मतलब डिसीजन देते हैं 1-2 साल के भीतर, टाइम के भीतर, ऐसे नहीं तुरंत डिसीजन ले लिया जाता है। तो उस समय सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनी थी। उन्होंने क्या किया, मतलब पूरा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उन्होंने अपनी सिफारिश दी थी, और बलवंत राय मेहता ने सिफारिश दी थी कि जब तक हम मतलब पंचायती राज की मतलब स्थापना नहीं करेंगे तब तक मतलब इनको मतलब पूरी सही तरीके से इनका मतलब योगदान नहीं, भागीदारी नहीं हो पाएगी। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के बाद में क्या बना था, मतलब सबसे पहले हमारे राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में, जो अभी भी नागौर में आता है, नागौर के बगदरी गांव में पहली पंचायत की स्थापना की थी, ग्राम पंचायत की स्थापना की थी और पंचायत राज की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में आंध्र प्रदेश में एक महमूद नगर नाम से होता है वहाँ पे, उसके बाद में सब जगह हो गई थी, ये ऐसा माना जाता है। तो इसी क्रम में आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि जब हमारे बीकानेर के बारे में बताऊँ, बीकानेर की रियासत होती थी ना, उन्होंने भी 1928 से पहले भी पंचायतों के बारे में कुछ अधिनियम बनाए थे, ये भी आपको नॉलेज में रखना होता है। और उसके बाद में आता है कि जब बलवंत राय मेहता समिति के बाद में भी मतलब क्या हुआ कि ये काम होने लगे ना, उसके बाद में आता है मतलब 1959 में, मतलब 2 अक्टूबर 1959 को, उसके बाद में आगे जब राजीव गांधी बने थे, उन्होंने मतलब संविधान में पंचायतों को दर्जा देने के लिए, क्योंकि उसके बाद में जब देश आज़ाद हो गया था 5-7 सरकारें आ गई थी, उसके बाद में हमारे पास ऐसे संसाधन हो गए थे, मतलब इतने कर्मचारी हो गए थे कि हम पंचायतों में चुनाव भी करवा सकते थे। उससे पहले मतलब जो पंचायतों का चुनाव होता ना, कभी 2 साल से हो जाता, कभी 5 साल से हो जाता था, और मतलब जो पंचायती राज विभाग होता है वो चुनाव करवाता था। तो उसके बाद में राजीव गांधी के समय से पहले भी एक अशोक मेहता समिति बनी थी, जिस समय देश के प्रधानमंत्री थे ना, वो मतलब मोरारजी देसाई थे। और जब 2 अक्टूबर 1959 को मतलब
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायत राज किया था, उस समय मतलब हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री थे वो मतलब सुखाड़िया जी थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो राजीव गांधी ने अशोक मेहता समिति, राजीव गांधी के समय मोरारजी देसाई के समय अशोक मेहता समिति बनी थी, तो अशोक मेहता समिति ने कुछ अलग सिफारिशें दी थी। उन्होंने मतलब कहा था कि मतलब जो ये पंचायत राज होता है ना, वो मतलब 4 स्तरीय होना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कुछ और भी कुछ बातें बताई थी भी 4 वर्षों में मतलब इनके चुनाव होने चाहिए। और इसके अलावा मतलब अशोक मेहता समिति ने कहा था 2 स्तरीय होनी चाहिए और 4 वर्षों से इसके चुनाव होने चाहिए। कुछ अलग अलग सिफारिशें दी थी। और उसने कहा था कि ये जो है ना, ये दल के आधार पर होनी चाहिए, मतलब पंचायतों में भी दल होने चाहिए, और ये इस दल का, ये इस दल का, इस प्रकार। उसके बाद में मतलब ऐसी कुछ सिफारिश होगी, लेकिन अशोक मेहता समिति की सिफारिश पूरी होने से पहले ही मोरारजी देसाई की जो सरकार थी वो चली गई, और इसलिए उस समिति की कोई भी सिफारिश नहीं मानी गई। ये भी आपको बात है। उसके बाद में आपको पता है, शुरुआत में जब ये पंचायत राज का संवैधानिक दर्जा देने की बात थी, वो राज्य सरकार कुछ कम उसको वैल्यू दे रही थी। उन्होंने सोचा भी हमारे एमएलए होते ही है, फिर पंचायत राज अलग हो जाएगा, फिर नगरीय निकाय अलग हो जाएगा, फिर हमारे विधायक है जो एमएलए है वो क्या करेंगे, इस प्रकार उनकी थी। लेकिन फिर भी मतलब केंद्र का दबाव था और वो लगातार समिति बना रही थी और सोच रही थी कि क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, क्योंकि मतलब स्थानीय भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाए। तो अशोक मेहता समिति के बाद में मतलब राजीव गांधी ने पुनः एक बार मतलब एक तो जीवे की राव समिति आई थी एक तो शायद, और उसके बाद उन समय 2 समिति बनी थी, और एक जो महत्वपूर्ण होती है वो एमएल सिंघवी समिति होती है। जो एमएल सिंघवी होती है, लक्ष्मी मल सिंघवी होते हैं, वो जयपुर के होते हैं। उनकी समिति की कुछ सिफारिशों को माना गया था, और उन्होंने बताया था कि जो हमारी ये पंचायतें होती है ना, इनके 3 स्तर होने चाहिए। सबसे पहला स्तर होता है ग्राम पंचायत, उससे ऊपर का स्तर होता है पंचायत समिति, और उससे ऊपर का स्तर होता है मतलब जिला परिषद। और इस सिफारिश को मान लिया गया था, और उन्होंने भी कहा था कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। उससे पहले एक राव समिति थी जिन्होंने कहा था मतलब जब तक इनको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक ये बिना जड़ वाली घास के समान, ऐसा भी कहा था। मतलब हम पढ़ते हैं तो उसमें इतिहास में बताया जाता है। तो उसके बाद में मेरा कहने का मतलब है कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, ये दिया गया था 1992 में। और ये कब कैसे हुआ, मतलब राजीव गांधी ने जो मतलब कमेटी ने सिफारिश दी थी, वो जब लोकसभा में पारित की, लोकसभा में उसको लेके आए थे उस बिल को, तो लोकसभा में वो पारित नहीं हुआ था, और राज्यसभा में लोकसभा में पारित हुआ था, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ था, फिर वो चला गया। उसके बाद में मतलब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे मतलब प्रधानमंत्री, तो उन्होंने मतलब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठाया था। ओबीसी आरक्षण मतलब लोकसभा और विधानसभा में तो नहीं हो सका, लेकिन जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें ओबीसी को आरक्षण मिल गया था। उसके बाद में आए थे पीवी नरसिंह राव, और पीवी नरसिंह राव के पास पूर्ण बहुमत था, और उन्होंने 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा में, 23 दिसंबर 1992 को मतलब राज्यसभा में, और फिर मतलब 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति पे इसके हस्ताक्षर हो गए थे। और उन्होंने मतलब बता दिया था सरकार को भाई अब आपको 1 साल में, राज्य सरकार को भी अब ये राज्य सूची का विषय है, अब 1 साल के अंदर आपको मतलब शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय के बारे में सोचना है और उसके चुनाव करवाने हैं। और फिर मतलब पूरा समय होने से 1 दिन पहले मतलब 23 अप्रैल 1994 को मतलब हमारे राज्य ने भी मतलब संवैधानिक रूप से इसको मतलब दर्जा दे दिया था और इसको बता दिया था। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि पंचायतों को 29 विषय दिए गए थे कि जिस पे पंचायतें काम करेगी, और जो नगरीय निकाय उनको मतलब 18 विषय दिए थे। नगरीय निकाय को वर्तमान में 18 के 18 विषय मिल चुके हैं, लेकिन जो पंचायत होती है उसको अभी तक 21 विषय मिले हुए। पहले 16 विषय मिले हुए थे, फिर 2 अक्टूबर 2010 को 5 विषय और मिल गए थे। इस प्रकार मतलब 21 विषय उसको मिले हुए, ये आपको ध्यान होना चाहिए।
और इसके बाद में अब आपको मैं एक बात और भी बता देता हूँ। आज से 2-3 दिन पहले ही राजस्थान में 76 मतलब नगर पालिकाओं का गठन कर लिया गया और बना दी गई है नई, जिसमें हमारे बीकानेर में मतलब जैसे लूणकरणसर और नापासर को बनाया गया है। अब बीकानेर में 5 हो गई है, नोखा, देशनोक, नापासर, डूंगरगढ़ और लूणकरणसर। और इस प्रकार अब हमारे मतलब राजस्थान में कुल नगर पालिकाओं की संख्या हो गई है 324 और नगर परिषद 51, नगर निगम हो गई है 10। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। और यदि आपको ग्राम पंचायतों की बात करूं तो वो है 11,304। मतलब आपको पंचायत समिति की बात करूं तो वो है 352। यदि जिला परिषद की बात करूं तो वो है 33। इसका ये आंकड़े भी आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि यदि आप वार्ड मेंबर का या आप राजनीति के बेसिक लेवल में जानना चाहते हो तो हमारे आपको इसका नॉलेज होना चाहिए। और थोड़ा नॉलेज आपको संविधान के बारे में भी होना चाहिए। जो पंचायत राज है ना, उसका उल्लेख संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। और भाग उसका है 9 भाग में, और उसके जो अनुच्छेद है मतलब वो 243 से लेकर के 243 है, और 243A से लेकर के O तक जो आर्टिकल है वो तो पंचायती राज के लिए। और 12वीं अनुसूची के भाग 9K में अनुच्छेद 243P से लेकर के ZG तक है, मतलब जो मतलब 18 भाग है उसमें 16 भाग है, वो मतलब उसमें दिए गए। 11वीं अनुसूची पंचायती राज के लिए, 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय के लिए। और अनुच्छेद के बारे में मैंने बताया। और भाग पंचायती राज 9 में है और नगरीय निकाय है वो 9K में। देखो पंचायती राज के लिए कोशिश हो रही थी, नगरीय निकाय के लिए ऑटोमेटिक काम बन रहा था, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और मतलब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संशोधन किया गया 1992 में, और नगरीय निकाय को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 74वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था। और ये लागू हुआ था, मतलब राज्य सरकार द्वारा इसको लागू किया गया था। पंचायती राज को किया गया था 24 अप्रैल 1994 को, इसलिए 24 अप्रैल 1994 को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और नगरीय निकाय में 9 अगस्त 1994 को लागू किया गया। ये आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, मतलब ये मैंने आपको बताया। अब बात आती है, अब आपको बता देता हूँ, मतलब आप जब चुनाव लड़ोगे तो उस समय आपको और क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, अब हम नगरीय निकाय की बात नहीं करेंगे, अब हम केवल मतलब ग्राम पंचायत की बात करेंगे, क्योंकि नगरीय निकाय के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, और इस वीडियो में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज भी हो जाओगे और वीडियो लंबा भी हो जाएगा। तो अब नगरीय निकाय में सबसे पहले आपको बात करना होता है स्तर की। तो स्तर 3 होते हैं, त्रिस्तरीय होता है। सबसे नीचे वाला स्तर होता है वो होती है ग्राम पंचायत, उससे ऊपर वाला स्तर होता है वो होती है पंचायत समिति, और उससे ऊपर वाला जो स्तर होता है ना वो होता है जिला परिषद। और उसके बाद में आते हैं राजनीतिक प्रमुख। जो पंचायत होती है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत का राजनीतिक प्रमुख होता है ना वो होता है सरपंच। और उसके बाद में मतलब पंचायत समिति का जो राजनीतिक प्रमुख होता है ना वो होता है प्रधान। और मतलब इसके अलावा जिला परिषद का जिला प्रमुख। अब जिला प्रमुख के नीचे एक जिला उप प्रमुख भी होता है, और प्रधान के नीचे उप प्रधान भी होता है, और सरपंच के नीचे उप सरपंच भी होता है। अब सरपंच होता है उसका चुनाव तो कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है, मतलब हम वोट दे के उनको चुनते हैं, ग्राम सभा के सदस्य। एक बात ध्यान रखना, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कुछ अंतर होता है। ग्राम सभा में वो सभी लोग आ जाते हैं जो वोट देने के अधिकारी होते हैं, और ग्राम पंचायत में मतलब वार्ड मेंबर आते हैं और सरपंच आते हैं, ये भी ध्यान रखना होता है। उसके बाद में आता है उनका प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है। देखो ग्राम पंचायत होती है ना, उसका जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, जो सरकारी व्यक्ति होता है वो VDO होता है, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम पहले ग्राम सेवक कहते थे, अब ग्राम विकास अधिकारी कहते, क्योंकि संविधान में संशोधन होकर के राज्यपाल ने राजपत्र में लिख दिया था भाई अब ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी कहते। इसी प्रकार जो पंचायत समिति होती है उसका जो मतलब प्रशासनिक प्रमुख होता है ना वो होता है BDO। BDO का मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर।
और उसके बाद में आता है मतलब जिला परिषद का जो मतलब सरकारी अधिकारी होता है, जो प्रशासनिक, वो सीईओ होता है, अतिरिक्त मतलब कार्यकारी अधिकारी होता है। ये आपको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद में आते मतलब आप ग्राम सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हो या सरपंच के वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ना चाहते हो, तो आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। प्रधान बनने के लिए या पंचायत समिति के सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष, जिला प्रमुख बनने के लिए या जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए भी 21 वर्ष होना चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होता है। अब उसके बाद में आता है चुनाव। यदि आप सरपंच का चुनाव लड़ोगे तो ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं ना, वो आपको प्रत्यक्ष चुनेंगे। यदि आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ोगे ग्राम पंचायत में, तो भी आपको प्रत्यक्ष चुना जाएगा। लेकिन यदि आप उप सरपंच बनोगे तो ग्राम में वार्ड मेंबर के जो सदस्य होते हैं, मतलब ग्राम सभा द्वारा जो वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, उन्हीं में से उप सरपंच चुना जाता है। यानी उप सरपंच होता है ना, उसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, जिसको मतलब वार्ड मेंबर को सरपंच चुनते हैं। उसके बाद में आते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति का जो सदस्य होता है ना, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं ना, वो प्रधान का और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। और जिला प्रमुख, जिला परिषद के सदस्य होते हैं ना, वो क्या करते हैं, मतलब आपके जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव करते हैं। मतलब जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख होते हैं ना, वो भी क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष चुने जाते हैं। और जिला परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, वो प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। उसके बाद में आता है मतलब शपथ। शपथ के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो सरपंच होता है और उप सरपंच होता है, और इसके अलावा जो वार्ड मेंबर होते हैं, उनको जो चुनाव करवाने के लिए अधिकारी आते हैं ना, उसको पीठासीन अधिकारी कहते हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं। अब बात आती है प्रधान को शपथ कौन दिलाता है और उप प्रधान को कौन दिलाता है और पंचायत समिति के सदस्यों को कौन दिलाता है। तो इनको एसडीएम दिलाता है, खंड एसडीएम दिलाता है इनको। और उसके बाद में आता है जिला परिषद के सदस्य, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को शपथ कौन दिलाता है, तो इनको दिलाता है कलेक्टर। इनको पीठासीन अधिकारी के रूप में शपथ दिलाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी। उसके बाद में त्याग पत्र, क्योंकि हो सकता है मान लो आप सरपंच बन गए और उसके बाद में आपके गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो यदि आप सरपंच हो और उसके बाद में यदि आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, तो आपको अपना त्याग पत्र जो देना होता है ना, वो बीडीओ को देना होता है। सरपंच होता हो या वार्ड मेंबर हो तो भी बीडीओ को देना होता है, तो उप सरपंच हो तो भी बीडीओ को देना। उसके बाद में यदि आप प्रधान होते हो या मतलब पंचायत समिति के सदस्य होते हो, यदि पंचायत समिति के सदस्य होते हो या उप प्रधान होते हो, तब तो आपको अपना त्याग पत्र देना होता है प्रधान को। यदि प्रधान होते हो तो आपको देना होता है जिला प्रमुख को। और यदि आप उप जिला प्रमुख हो या मतलब जिला परिषद के सदस्य हो, तो भी आपको अपना त्याग पत्र देना होता है जिला प्रमुख। यदि जिला प्रमुख को अपना त्याग पत्र देना होता है, तो वो देगा मतलब संभागीय आयुक्त को। जो संभागीय व्यवस्था होती है ना, कलेक्टर से थोड़ा ऊपर, मतलब उसको त्याग पत्र देना होता है। त्याग पत्र के बाद में बात आती है बैठक। बैठक कितनी होती है? देखो, ग्राम सभा होती है ना, उसकी जो बैठक होती है ना, ग्राम सभा की बैठक, वो वैसे मतलब संविधान में तो 2 बैठक कंपल्सरी बताई गई है, लेकिन मैंने आपको ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में कुछ डिफरेंस बताया था, उसको याद रखना। ग्राम सभा की बैठक हमारे राजस्थान में 6 होती है। एक तो 15 अगस्त को होती है, एक 26 जनवरी को होती है, एक 2 अक्टूबर को होती है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, और 14 नवंबर को मतलब बाल दिवस होता है, उस दिन होती है। और इसके अलावा 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में होती है, और एक होती है मतलब 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में ये। अब आती है मतलब ग्राम पंचायत की बैठक 15-15 दिनों में होती है, ठीक है ना। और पंचायत समिति होती है ना, उसकी बैठक होती है 1 महीने में 1 बार कंपल्सरी होती है। और जिला परिषद होती है ना, उसकी बैठक होती है ना, वो क्या होती है मतलब 3 महीनों में 1 बार होती है। बैठक के बारे में बता दिया। अब आता है पदेन सदस्य। पदेन सदस्य का मतलब जो पहले से ही पद पे होते हैं। अब पंचायत मतलब पंचायत, ग्राम पंचायत होती है ना, उसके पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? ग्राम पंचायत का पदेन सदस्य पहले नंबर तो होता है वीडी, यानी ग्राम विकास अधिकारी। दूसरे नंबर पे कौन होता है?
दूसरे नंबर का होता है पंचायत समिति के सदस्य होते हैं ना, वो पदेन सदस्य होते हैं। और तीसरे नंबर पे बस इतने ही होते हैं, वीडियो हो गया और वो हो गया, और उसके अलावा वहाँ का मतलब। और उसके बाद में आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति में बहुत सारे पदेन सचिव, उसमें क्या होते हैं मतलब तो वहाँ को जो विधायक होता है वो भी होता है। पदेन मतलब वो पहले से ही पद पे होते हैं। और पदेन का मतलब जो पदेन नगर पालिका में होता है कहीं पे, उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। कब कोई भी मतलब नगर पालिका में या पंचायत समिति में जो संकल्प लिया जाता है ना, उसमें उनको मत देने का अधिकार नहीं होता है, वो अपनी राय दे सकते। लेकिन नगर पालिका में ऐसा होता है, वो मत भी दे सकते हैं। नगर पालिका में उनको मत देने का अधिकार होता है। और क्योंकि ये राज्य सूची का विषय होता है, सरकार इसमें कभी कुछ होता रहता है, ये आप देखें। और पदेन सदस्य मतलब पंचायत समिति में विधायक भी होते हैं, सांसद भी होते हैं। इसके अलावा जो सरपंच होते हैं मतलब उस पंचायत समिति में जो होते हैं वो भी पदेन होते हैं। और इसके अलावा बीडीओ भी होता है। और इसके अलावा मतलब उप जिला प्रमुख भी होते हैं, ये होते हैं। और उसके बाद में मतलब विधायक के द्वारा कुछ सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, वो भी पदेन सदस्य होते हैं इसमें। और अब आता है जिला परिषद। जिला परिषद होता है ना, उसमें सबसे पहले कलेक्टर होता है मतलब पदेन। और उसके अलावा राज्यसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक और लोकसभा के सांसद भी इसमें होते हैं। और इसके साथ ही मतलब ये पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। और इसके अलावा कलेक्टर को मैंने आपको बताया ये होता है। सबसे ज़्यादा पदेन सदस्य पंचायत समिति में होते हैं। उसके बाद में हमारा आता है, और तो इसमें क्या कुछ था मतलब मैंने आपको संविधान के बारे में बता दिया और इसके बारे में बता दिया। उसके बाद में मतलब कोई भी सदस्य जो पंचायत में नगर निकाय में चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। देखो, मत देने का अधिकार तो हमें 18 साल में मिल जाता है, लेकिन यदि हम मतलब प्रधान का या सरपंच का या जिला प्रमुख का चुनाव लड़ते तो हमारी एज 21 साल होनी चाहिए। और हम जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ते उस क्षेत्र में हमारे वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। इसके अलावा हमारे घर में अच्छा मतलब जिसमें जल व्यवस्था भी हो ऐसा शौचालय होना चाहिए। इसके अलावा हम मानसिक रूप से बिल्कुल सही होने चाहिए। मानसिक रूप से सही होने का मतलब पागल नहीं होना चाहिए। और पागल ये नहीं है कि आप किसी को पागल कह देते हो और उसके बाद में वो चुनाव नहीं लड़ सकता। और ये अस्पताल भी नहीं बता सकते, अस्पताल मतलब के कर्मचारी भी नहीं कह सकते कि ये इसका मतलब डिसीजन होता है ना, वो जिला न्यायालय होता है ना, वो करता है कि ये मानसिक रूप से चुनाव लड़ने लायक नहीं है। इसके अलावा आप जिस वार्ड में या जिस पंचायत में कहीं पे भी चुनाव लड़ते, एक ही जगह पे आप चुनाव लड़ सकते, यानी एक वार्ड पार्षद एक ही वार्ड में चुनाव लड़ सकता है, 2 में नहीं। यदि आप 2 या 3 में गए तो उससे पहले निर्धारित समय में आपको वापस लेना होता है। इसके अलावा कुछ अमानत राशि होती है, वो आपको सब जानकारी करा दी जाती है। इसके अलावा चुनाव के समय कुछ आचार संहिता होती है जिसके रूल फॉलो करने होते हैं। ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी। और मैंने आपको बताया कि मतलब मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था, मैं जैसे कुछ समय पहले मतलब मैं 5 साल तक मतलब गोडू में मतलब 2nd ग्रेड का टीचर था। उसके बाद में मतलब मैं पुगल में भी था। तो उस समय मैं पीठासीन अधिकारी रहा था। तो उस समय मेरे को ट्रेनिंग मिली थी और इसमें मेरे को नॉलेज था। और मेरे को कुछ मतलब हमारे उस समय के जो हमारे विद्यार्थी थे वो कह रहे थे, गुरुजी हम तो क्या है कि अब सरपंच का चुनाव लड़ेंगे तो आप हमें कुछ दिशा निर्देश दीजिए, कुछ मतलब दिशा निर्देश नहीं मतलब कुछ गाइडलाइन दीजिए। तो गाइडलाइन का मतलब उन्होंने हमें कहा था कि सर हमने तो 2 चोलो पजामो सिला लिए, अब हम चुनाव लड़ेंगे। तो मैंने एक तो उनको ये बता दिया कि चुनाव डिले क्यों हो रही है, शुरुआत में बता दिया। दूसरे के अलावा मैंने उनको ये जानकारी दी कि आप यदि वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ते हो ना तो आपके पास में कुछ मतलब संविधान के बारे में, संविधान के इतिहास के बारे में और वर्तमान में क्या कुछ है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये राज्य सूची का विषय, इस पर जो भी कानून बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है। और जो ये विषय होते हैं संविधान के, ये 3 प्रकार के होते हैं, 3 पर ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं संघ सूची के विषय, संघ मतलब केंद्र सरकार, जिसपे केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। एक होती है राज्य सूची के विषय। राज्य सूची का विषय ये कब बना, जब नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में इसमें संशोधन करके इसको राज्य सूची का बना दिया गया। और कुछ होते हैं समवर्ती सूची के, जिसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों कानून बनाती है। और आपको ये भी याद होना चाहिए, हमारे जो
केंद्र सरकार होती है ना, उसकी 3 प्रकार की मतलब होती है पालिकाएं। मतलब एक तो होती है व्यवस्थापिका जिसमें सारे सांसद आते हैं, और एक होती है कार्यपालिका जिसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और वो जो कैबिनेट मंत्री होता है वो आते हैं, और एक होती है मतलब न्यायपालिका जो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है केंद्र सरकार में, वो राष्ट्रपति होता है, वो अभिन्न अंग होता है। इसी प्रकार जब राज्य सरकार की बात करें तो एक तो होती है व्यवस्थापिका जिसमें विधायक आते हैं सारे, चाहे किसी भी पार्टी की, और इसके अलावा दूसरी बात होती है मतलब विधायकों के बाद कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, संसदीय सचिव होते हैं, उनके बारे में मैं आपको अभी आगे बताऊँ। वो होती है मतलब कार्यपालिका, और जिसमें आ जाते हैं राज्यपाल, और एक होती है न्यायपालिका जो हाईकोर्ट होता है। इसी प्रकार ये जो तीसरा स्तर होता है ये हमारे स्थानीय शासन होता है, जिसमें नगरीय शासन अलग होते हैं और ग्रामीण शासन अलग होते हैं। और एक आपको मैं ये बता देता हूँ कि जो आपको हिंट देता हूँ चुनाव जीतने के लिए, यदि आप ग्राम पंचायत में सरपंच का चुनाव या पंचायत समिति के सदस्य का चुनाव या नगर परिषद के सदस्य का चुनाव लड़ते हो ना, इसमें दल व्यवस्था नहीं होती है। भाई ये नहीं होता है कि हम कांग्रेस से लड़ेंगे, हम बीजेपी से लड़ेंगे, हम समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, हम मतलब तृणमूल कांग्रेस से लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसमें दल में बंटने पे आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए यदि आपको सरपंच का चुनाव लड़ना है या किसी का भी मतलब ग्राम पंचायत में चुनाव लड़ना है, आपको दल से अलग रहना होता है। आपको ऐसा नहीं कहना होता है कि मैं इस दल का हूँ और चुनाव लड़ूंगा। यद्यपि इसमें दल की व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दलों का प्रभाव होता है और वो उनको वोट दिलाते हैं मतलब, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा मतलब संविधान में ऐसा नहीं है। वो नगर निकाय में दल व्यवस्था होती है। और इसी प्रकार मैं आपको जैसे बताता हूँ कि हमारा जो पश्चिम बंगाल होता है उसमें 4 स्तरीय पंचायत होती है, और जिस प्रकार अलग अलग राज्यों में अलग होती है। गुजरात में पंचायत को अलग कहा जाता है, और मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में कुछ अलग कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय। इस प्रकार मैंने कोशिश की है कि आपको पंचायतों के बारे में, चुनाव के बारे में बेसिक जानकारी पूरी देने की कोशिश की है। और इसके बाद में, क्योंकि आपको ये नॉलेज होना चाहिए, इसके बाद में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि जिला प्रशासन क्या होता है, पुलिस प्रशासन क्या होता है। यानी जिला प्रशासन में उसमें आपको कलेक्टर की भूमिका बताऊंगा, जिसमें आप पाओगे कि कलेक्टर एक बहुरूपिये की तरह होता है, कभी कुछ पद पे चला जाता है, कभी कुछ पद पे चला जाता है, जिसमें आपको जिला प्रशासन के बारे में नॉलेज होगा। और एक आपने देखा होगा कि जब मैंने ग्राम पंचायत का किया था, उसमें वीडियो के बारे में बताया था, लेकिन पटवारी के बारे में कुछ नहीं बताया। आपने सोचा होगा कि हमारे तो पटवारी जी भी आते हैं, लेकिन पटवारी जी होते हैं ना, वो कलेक्टर से संबंधित होते हैं, राजस्व से संबंधित होते हैं। उसके बारे में भी मैं जिला प्रशासन के बारे में बताऊंगा ना, तब आपको पता चलेगा कि पटवारी का क्या रोल होता है। और इसी के साथ जैसे मतलब पुलिस प्रशासन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, एसपी क्या होता है, और जिला प्रशासन में आप एसडीएम क्या होता है, तहसीलदार क्या होता है, उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राज्य प्रशासन में सचिवालयों के बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि जो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, और मैंने कोशिश लगभग ये की है कि मैंने पूरी जानकारी आपको बेसिक दे दी है। और इसके अलावा आजकल जानकारी के बहुत सारे साधन है, बुक्स भी है, वीडियो भी है, और मैंने बेसिक स्तर पर देने की कोशिश की है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए और आपको ऐसा लगे कि हाँ ये वीडियो उचित है, तो आप हमारे चैनल जिसका नाम है माई शक्ति माई पावर, इसको सब्सक्राइब करें। इस चैनल में मैं कई प्रकार की जानकारी लेके आता हूँ। यद्यपि मैं साइंस बैकग्राउंड का हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन बीएससी, बीएड, पीजी डिप्लोमा इन केमिकल प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, और इसके अलावा सीपेट से सर्टिफिकेट है। और मैं क्या होता है, जो इंडस्ट्री लाइन में लेबोरेटरी होती है, जिसमें BIS होती है, भारत मानक ब्यूरो के कुछ मापदंड होते हैं, उनके अनुसार मैं लेबोरेटरी में मतलब अपनी सर्विस देता हूँ। लेकिन अभी खाली टाइम था और मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट थे, उनके कुछ फ़ोन वगैरह आ रहे थे, तो उनके पास जाना तो अब संभव नहीं हो पाता है, लेकिन मैंने वीडियो के माध्यम से उनको मतलब अपनी जानकारी प्रोवाइड कराई है। और इस प्रकार मैंने जैसे आगे भी मैं मतलब और भी लेबोरेटरी आइटम से संबंधित और लेबोरेटरी टेस्टिंग से संबंधित, और इसके अलावा भारत का जो संविधान है और हमारे जो राज्य का संविधान है उसके बारे में
पूरी मतलब विधायक कैसे बनते हैं, MP कैसे बनते हैं, राज्यसभा क्या होती है, लोकसभा क्या होती है, विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। इसके साथ ही जैसे कुछ बातें और है मतलब बता देता हूँ। ग्राम पंचायत तो वहाँ बनती है जब जहाँ लगभग 3000 की आबादी होती है, और 3000 की आबादी होती है मतलब 3000 की जनसंख्या होती है, और वहाँ पे मतलब 9 पंच हो सकते हैं। और उसके बाद में मतलब 3000 से ज़्यादा भी आबादी होती है, मान लो 1000 ज़्यादा होने पे 2 सदस्य, और उसके बाद में मान लो 1000 और 2 होते हैं। इसी प्रकार जो पंचायत समिति होती है ना, उसमें मिनिमम जो सदस्य होते हैं ना वो होते हैं मतलब 15 सदस्य होते हैं, और उनकी जब आबादी 15,000 जैसे 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 बढ़ती जाती है ना, 2-2 सदस्य भी उनमें बढ़ते जाते हैं। उसी प्रकार जो जिला परिषद होती है, जो राजस्थान में 33 जिला परिषद है, उसमें क्या होता है मतलब 4 लाख से तक की आबादी होती है। तब तो क्या होता है, जिला परिषद के सदस्यों की संख्या 17 होती है, और उसके बाद में जैसे जैसे 1 लाख की मतलब संख्या बढ़ती है, 2-2 सदस्य बढ़ते जाते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होता है। और इसके साथ ही मैंने आपको और कुछ मतलब बेसिक जानकारी देने की, शपथ के बारे में बता दिया, बैठकें कितनी होती है उसके बारे में बता दिया। बैठकों के बारे में मैंने बताया था राजस्थान में जो ग्राम सभा की बैठक होती है ना, वो तो होती है वर्ष में 6 बार, जबकि संविधान में 2 बार लिखी हुई है। और जो ग्राम पंचायत होती है उसकी 15-15 दिनों में, पंचायत समिति के महीने में 1 बार, और मतलब जो जिला परिषद होती है उसकी 3 महीने में 1 बार। ये आपको मतलब कुछ बता। इस प्रकार मैंने आपको एक बार पहले बता दिया था कि हमारे जो ये चुनाव है उसमें डिले क्यों, इतनी लेट क्यों होती है। लेट होने का कारण इस क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है कि 5 साल में चुनाव होने चाहिए, और इसको संवैधानिक दर्जा दे रखा है। लेकिन इसका मैं कारण बता देता हूँ। 3 कारण होते हैं। एक तो प्रशासनिक अधिकारी होती है, वो कह रही है कि भाई जुलाई के महीने में बारिश होती है, और जैसे दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है वहाँ बाढ़ की स्थिति हो जाती है, तो इस प्रकार कार्य करने में दिक्कत होगी, और मतलब लोग भी खेती के काम में व्यस्त रहेंगे, तो चुनाव मतलब मतदान प्रभावित हो सकता है। एक तो ये कारण है। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है, वो मतलब उसका जो आयोग है उसने मतलब बताया नहीं है कि हमें इतना आरक्षण चाहिए, ये कुछ चाहिए, ताकि राज्य सरकार कुछ डिसीजन ले सके। और इसके अलावा जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है भी आप चुनाव करवा सकते हो 31 दिसंबर को, तो इसलिए क्या है, हमारे जैसे हमारे मतलब लोकसभा में जो अमित शाह जी है, उन्होंने भी कहा था भाई आप है ना हमारे इस बिल को पारित होने दो, मतलब जैसे लोकसभा में मतलब 850 सीटें करनी है, महिलाओं को आरक्षण देना है। तो इसके बारे में मतलब विपक्ष के सदस्यों को कहा था मतलब कि आप यदि ये बिल पारित करोगे हम OBC को आरक्षण नहीं, लेकिन OBC आरक्षण लेना भी नहीं चाहती। लेना क्यों नहीं चाहती? क्योंकि उन्हें पता है कि पहले से ही हमें मतलब जो आरक्षण मिलेगा उससे ज़्यादा सदस्य तो हमारे जीत के आ रहे हैं, तो आरक्षण लेने से हम बाउंडेशन में हो जाएंगे, फिर हमें कहेंगे भाई हम इतनी सीटें लेंगे आपकी, तो इसलिए उनकी कोई विशेष रुचि नहीं है। लेकिन आने वाले मानसून सत्र में जो मतलब परिसीमन आयोग है, मतलब 2026 के बाद में लोकसभा और विधानसभा की सीटें बना सकता है, तो मानसून सत्र में ये विधेयक फिर लेके आएंगे, और इस बार ये विधेयक पास हो जाएगा। पास क्यों हो जाएगा कि एक तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो सरकार थी, तृणमूल कांग्रेस, वो चली गई, तो वहाँ के जो सांसद थे ना वो मतलब बीजेपी की तरफ झुकाव करेंगे, और ये ऐसा है। और इसके साथ ही मतलब तमिलनाडु में जो सरकार चेंज हुई है, राज्य सरकार, उसमें राहुल गांधी की कुछ भूमिका इस प्रकार रही जिससे उनके सांसद नाराज हो गए, और वो भी क्या है कि वो कहते हैं आप विधेयक को दोबारा लेके आओ, इस बार हम पारित कराएंगे। और उसको पारित कर जैसे आपको मैं बता देता हूँ कि लोकसभा में मतलब 543 सांसद है, जिसमें 131 सीटें होती है वो SC ST की होती है। और राजस्थान में मतलब लोकसभा में 4 तो होती है SC की सीटें, जो मतलब बीकानेर, गंगानगर, और मतलब बीकानेर है, गंगानगर है, और भरतपुर है, और मतलब करौली है। और SC की सीटें 3 है, जो एक तो मतलब बांसवाड़ा डूंगरपुर एकल सीट है, और एक दौसा है, और एक साइड उदयपुर, ऐसा कुछ है। विधानसभा में मतलब SC की सीटें 34 और ST की सीटें 25, ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसी प्रकार आपको कुछ जानकारी और देता हूँ। आप सोच सकते हो कि ये जो पंचायती राज है
या स्थानीय निकाय के जो राज्य है उसमें मतलब राज्य सरकार का कुछ योगदान नहीं है। राज्य सरकार के भी कुछ योगदान होते, उन्होंने भी कई कमेटियां बनाई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सादिक अली कमेटी बनी थी, गिरधारी लाल व्यास समिति कमेटी बनी थी, और इसी प्रकार कटारिया कमेटी बनी थी। कटारिया कमेटी के मतलब अध्यक्ष थे वो गुलाब चंद कटारिया थे। तो गुलाब चंद कटारिया जी थे ना, उन्होंने मतलब कहा था भाई आप है ना ये जो पंचायती राज है ना, इसके जो 21 विषय आपने दे रखे हैं ना, इसको 29 के विषय दे दो। लेकिन उनकी बात को माना नहीं गया था और उनकी बात को मतलब अहमियत नहीं दी गई थी, और वर्तमान में उनको मतलब राजनीति से निकाल करके मतलब राज्यपाल के पद पे शायद वर्तमान में आसाम में है। और इसी प्रकार मैं आपको कुछ बताता हूँ कि बजट के बारे में बता देता हूँ कि इनको बजट कहाँ से आता है। बजट होता है प्रत्येक जिला परिषद और स्थानीय निकाय के लिए, मतलब जो जिला परिषद होती है ना, उनके जिला प्रमुख उसके अध्यक्ष होते हैं, और जिला अभियोजना समिति होती है, अभियोजना या योजना समिति होती है, वो उसमें क्या होते हैं 20 सदस्य होते हैं। 20 सदस्य में थे उसके 25 सदस्य होते, 20 सदस्य होते जो तो मतलब निर्वाचित होते हैं, मतलब अनुपात में स्थानीय निकाय और शहरी निकाय, मतलब ग्रामीण निकाय और पंचायत निकाय से मतलब 20 तो निर्वाचित होते हैं। 5 सदस्य होते जिसमें से 3 होते हैं वो तो पदेन होते हैं, जैसे जिला कलेक्टर होते हैं, अतिरिक्त होते हैं, और कुछ मतलब राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं जो MLA MP हो सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो योजना बनाते हैं, मतलब हमारे जिला योजना समिति वो जिले की योजना बनाती है कि हमारे जिले का विकास कैसा होना चाहिए, कहाँ पे कितना बजट चाहिए, बजट को कैसे लाना है, बजट से क्या काम होने वाला है, और उस बजट की क्या की जाती है। मतलब राज्य में राज्य वित्त आयोग होता है, जो राज्य वित्त आयोग है उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है अरुण चतुर्वेदी है, जो 7वां वित्त आयोग का गठन किया गया है। उसमें क्या होता है, फिर वो क्या करती है, राज्यपाल को मतलब निर्देश देती है। उसके अनुसार क्या होता है, उनको राज्य सरकार द्वारा कुछ अनुदान मिलता है, और उसके अलावा भी राज्य की जो संचित निधि होती है, जो कर के माध्यम से मतलब पंचायतें और नगर निकाय टैक्स वसूलते हैं, उनमें से मतलब उनको मिलता है। जो जिला योजना समिति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है बजट लाने में, और राज्य में राज्य वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के बारे सलाह देते हैं राज्यपाल को, और राज्यपाल के बारे में मतलब उनको सलाह देते हैं। मतलब जो व्यवस्थापिक क्या होती है, मतलब विधानमंडल होते हैं उसके सदस्य, जिसमें सारे MLA आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, राज्य मंत्री आते हैं। और आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि इसके अलावा एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग थे वो राजेश्वर सिंह है, निर्वाचन अधिकारी है, जो मतलब लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कराते हैं, जिसको निर्वाचन अधिकारी कहा जाता है, वो नवीन जी महाजन है। और राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है जो राजेश्वर सिंह है, उनका मतलब होता है मतलब स्थानीय निकायों का चुनाव करवाना उनका कार्य। अब आते हैं मतलब सरपंच को या प्रधान को या मतलब जिला प्रमुख को बीच में यदि हटाना होता है तो एक अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव शुरुआत में नहीं लाया जा सकता, जब उसका कार्यकाल में 2 वर्ष हो जाते हैं तब लाया जाता है, और इसके लिए मतलब कुछ होते हैं, मतलब बहुमत होता है जिसको मतलब 1/3 सदस्यों द्वारा लाया जाता है। उसके बाद में 3/4 सदस्यों द्वारा उसको पास किया जाता है, तब हटाया जाता है। और यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो फिर 2 साल नहीं लाया जाता। यानी कहने का मतलब है एक सरपंच, प्रधान या जिला प्रमुख के मतलब कार्यकाल में केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो सकता है, एक बार ही हटाया जा सकता है, क्योंकि ये इसका नियम है। मतलब 2 साल तो लाया नहीं जा सकता, और पारित नहीं होता है तो फिर नहीं लाया जा सकता 2 साल, और फिर 6 महीने यदि कार्यकाल में बाकी हो तो फिर नहीं लाया जा सकता। इसके अलावा यदि मान लो किसी मतलब पंचायत समिति के सदस्य या मतलब प्रमुख, राजनीतिक प्रमुख मतलब मृत्यु हो जाए तो उस समय क्या किया जाता है, उस समय मतलब 6 महीने के भीतर चुनाव करवाया जाता है, और
उसके बाद उसका कार्यकाल, अंतिम जो कार्यकाल का समय बचता है वहीं पे उसका कार्यकाल होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना होता है। और इसके साथ ही और मैं कुछ यदि छूटा है तो मैं बता देता हूँ। त्यागपत्र के बारे में बता दिया, ये कुछ मुख्य। हाँ, इसके बारे में मैंने बजट के बारे में बता दिया, निर्वाचन के बारे में बता दिया। इसके अलावा जब चुनाव होते हैं ना, उनके जो निर्वाचन से संबंधित परिसीमन से अधिक, मतलब हमारा वार्ड का क्षेत्र ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना नहीं, ये क्या होता है, मतलब इस विवाद को जिला न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता, वहाँ पे इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। ये मतलब वहाँ पे जो निर्वाचन आयोग की कमेटी होती है वही डिसीजन लेती है, तो ये वाद योग्य नहीं होता है। और ये किसी के हाथ में नहीं होता है कि हमारे वार्ड इतने बड़े होने चाहिए, इतने छोटे होने चाहिए, वो अपने हिसाब से बनाते हैं, जिसको परिसीमन आयोग कहते हैं। ये बातें होती हैं। और इसके अलावा एक बात को आपको ध्यान रखना होता है, कहीं पे भी यदि बजट को यदि उठाना होता है, जैसे अब मैं केवल आपको एग्जांपल दे देता हूँ ग्राम पंचायत का, तो ग्राम पंचायत का जो बजट बैंक से उठाना होता है ना, उसमें सरपंच के और ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो के दोनों के साइन होते हैं ना, तभी उस बजट को निकाला जा सकता है। इसी प्रकार जैसे जिला आप परिषद में देख सकते हो, इसी प्रकार पंचायत समिति में देख सकते हो। इस प्रकार मैंने लगभग आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश की है। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आगे मैं आपके लिए लेके आऊँगा, मतलब जिला प्रशासन क्या होता है, राज्य प्रशासन क्या होता है, पुलिस प्रशासन क्या होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और ये जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। ऐसे नहीं इस जानकारी से यदि मान लो आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाते हो, यदि आप राजनीति में नहीं जाते हो, यदि आप कहीं पे भी नहीं, यदि आप बिजनेसमैन हो, तो भी आपको ये जानकारी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ाया इसीलिए जाता है। और ये जानकारी मतलब अब एक बात आती है कि मतलब क्या इस बार मतलब जो सरपंच बनेंगे या प्रधान बनेंगे या पंचायत समिति के सदस्य बनेंगे या कुछ और मतलब बनेंगे, उनको 10वीं पास होना आवश्यक है। ये राज्य सूची का विषय होता है। इसको राज्य सरकार कभी चेंज करती है, कभी कुछ होती है। जैसे पहले एक बार लाया गया था 2011 में राइट टू रिकॉल, मतलब नगर निकाय में अध्यक्ष को हटाने के लिए, सभापति को हटाने के लिए, महापौर को हटाने, उसके बाद में उसको हटा दिया गया। और इस प्रकार ये राज्य सूची का विषय होता है। राज्य सरकार समय समय पर कानून बनाती है, उसको हमें ध्यान में रखना होता है। इसी आशा और विश्वास के साथ भारत माता की जय। माई शक्ति माई पावर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।